गीतांजलि 1910 में इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठाकुर रविंद्रनाथ की रचनाएं। गीतांजलि 1910 में इसकी विषय वस्तु है ईश्वर के प्रति समर्पण। गोरा 1910 में लिखते हैं, यह उपन्यास है। जन गण मन 1911 में और द स्पिरिट ऑफ जापान 1916 में। नेशनलिज्म स्ट्रे बर्ड्स 1916 में लिखते हैं। और नेशनलिज्म एक लिखते हैं, सिर्फ नेशनलिज्म 1917 में लिखते हैं। साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ 1920 में जीवन का बोध पे लिखते हैं। क्रिएटिव यूनिटी 1922 में लिखते हैं। द रिलीजियन ऑफ मैन 1931 में। द गार्डनर लिखते हैं। उसके बाद घरे बायरे लिखते हैं। द होम एंड वर्ल्ड। इसमें स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ वर्णित है। वर्ष 1911 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ मिलकर टैगोर के साहित्यिक कार्यों के सबसे बड़े संकलन द एसेंशियल टैगोर का प्रकाशन किया। यह संकलन फकराल आलम व राधा चक्रवर्ती द्वारा टैगोर के जन्मदिन की 150वीं वर्षगांठ पर संपादित किया गया था। टैगोर के राजनीतिक चिंतन का दार्शनिक आधार। टैगोर मांडुक्य उपनिषद के सत्यम शिवम सुंदरम तथा अद्वैतम की धारणा के अनुयायी थे। इन्हें अपने पिता तथा ब्रह्म समाज के एकेश्वरवाद की प्रेरणा मिली। इन्हें अपने पिता तथा ब्रह्म समाज से एकेश्वरवाद की प्रेरणा मिली। गीतांजलि में उन्होंने ईश्वरीय प्रेम की व्यापकता का गान किया है। पाश्चात्य दार्शनिक दांते की भांति टैगोर का भी विश्वास था कि पाप, दुष्कर्म तथा वह अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि हम ईश्वरीय प्रेम के रहस्य को पहचानने में भूल कर देते हैं। पेनेथिस व सिसरो की भांति टैगोर का विश्वास था कि संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा की लीला है। सरसराती हुई पत्तियों, वेगवती नदियों, तारादीप्त रात्रि और चमकदार बर्फीले चोटियों आदि सब में ईश्वर विद्यमान है। अल्बर्ट श्वाइट्जर के अनुसार टैगोर का वस्तुओं में आत्मा का सिद्धांत उपनिवेशों की दीक्षाओं से नहीं बल्कि शिक्षा उपनिवेशों की शिक्षाओं से नहीं बल्कि आधुनिक प्राकृतिक विज्ञान से प्रभावित है। टैगोर पूंजीवाद व मार्क्सवाद दोनों के आलोचक थे क्योंकि ये अध्यात्म व नैतिकता की बजाय भौतिकवाद, हिंसा तथा सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। पाश्चात्य विचारक प्रक्रिया प्रकृति से सहयोग, सामंजस्य व प्रेम करने के बजाय उस पर विजय प्राप्त करना चाहती है। प्रकृतिवादी होने के कारण टैगोर, डेकार्टे, स्पिनोजा व लाइब्निज की तरह बुद्धिवाद के प्रति आस्थावान थे। बुद्धिवादी इंद्रियाभूति की बजाय जन्मजात अंतः प्रज्ञा को ज्ञान व नैतिकता का आधार मानते हैं। टैगोर का आध्यात्मिक मानववाद, स्पिरिचुअल ह्यूमैनिज्म। टैगोर भी विवेकानंद की भांति आध्यात्मिक मानववादी हैं। जर्मन दार्शनिक फायरबाख भी मानवतावादी था, पर उसके मानववाद की जड़ें भौतिकवाद में थी, जिससे कार्ल मार्क्स भी प्रभावित थे। इसके विपरीत टैगोर पुनर्जागरण के मानववादियों की भांति ईश्वर में विश्वास करते थे और टैगोर
रज्जव व रैदास को अपनी प्रसिद्ध रचना द रिलीजन ऑफ मैन 1931 में जो लिखते हैं उनमें मानव धर्म के आदर्श का प्रवर्तक मानते हैं। टैगोर को महायान संप्रदाय की धर्मकाय की धारणा में आध्यात्मिक मानववाद का बीज उपलब्ध हुआ था। तो इस जो टैगोर को महायान संप्रदाय की धर्मकाय की धारणा में आध्यात्मिक मानववाद का बीज उपलब्ध हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्ध का व्यक्तित्व असीम ज्ञान तथा करुणा मूलक प्रेम का मूर्त रूप है। रविंद्रनाथ टैगोर का सार्वभौमिक मानवतावाद संबंधित धारणा तथा अरविंद घोष द्वारा प्रतिपादित अति मानव की धारणा में कुछ अंतर है। टैगोर के मानववाद में अनुभव गम्य तथा स्थूलों और तत्वों तथा प्रेम, सामंजस्य, शांति आदि पर बल है, जबकि अरविंदो का आग्रह है कि मनुष्य को मानव मूल्यों से परे पहुंचकर दैवीय मूल्यों का साक्षात्कार करना चाहिए। ब्रह्म समाज के प्रभाव के कारण सामाजिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं। द गार्डनर नामक रचना में इन्होंने लिखा कि मैं अपना घर बार छोड़कर वन की शरण कभी नहीं लूँगा। वे दार्शनिक चिंतन व भक्तिपूर्ण आराधना का रचनात्मक कर्म के साथ समन्वय चाहते थे। उन्होंने राजा राम मोहन राय से सीखा कि आधारभूत स्तर पर समस्त मतभेदों में एक आध्यात्मिक एकता विद्यमान है। इतिहास की सामाजिक व्याख्या समाज व राज्य में अंतर किस प्रकार से देखते हैं ये। टैगोर के अनुसार मनुष्य सामाजिक, संवेदनशील तथा कल्पनाशील प्राणी है, न कि यांत्रिक वस्तु तथा राजनीतिक प्राणी है। ऑगस्ट काम्टे दुर्खाइम तथा लॉरेंस वान स्टाइन की भांति टैगोर ने भी समाज को ही प्राथमिकता दी है। समाज तथा राज्य की प्रकृति में अंतर होता है। समाज मनुष्यों का स्वाभाविक व प्राकृतिक संगठन है। समाज मनुष्यों का स्वाभाविक व प्राकृतिक संगठन है जो परस्पर सहयोग व सद्भावना पर आश्रित है, जबकि राज्य एक कृत्रिम संगठन है जो संगठित शक्ति का मूर्त रूप है। टैगोर के अनुसार समाज का निर्माण मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण के लिए नहीं बल्कि वह उसके सृजनात्मक आनंद की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, राज्य उसका दमन करता है। टैगोर समाज व राज्य को द्वैत सत्ता मानते थे। वे राज्य को शोषणकारी व मानव की सृजनात्मक स्वतंत्रता का हनन करने वाला यंत्र मानते थे। फिर भी वे माइकल बाकुनिन, बॉडविन और क्रोधा जैसा अराजकतावादी की भांति राज्य की सत्ता का पूर्ण उन्मूलन नहीं चाहते थे। प्राचीन भारत में लोग सामाजिक परिपाटियों के अनुसार अपना जीवन बिताते थे तथा राज्य की बजाय सामाजिक जनजीवन की दूरी था। राजवंश उदित व अस्त होते रहते थे पर सामाजिक जीवन अक्षुण्ण रहता था। भारत के विपरीत यूरोपीय सभ्यता के आंतरिक शांति व बाह्य आक्रमणों के सुरक्षा के लिए राज्य की सत्ता को सुदृढ़ किया। परिणाम स्वरूप समाज के कार्य राज्य ने हड़प लिए। राज्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा, जिसके कारण व्यक्ति व समाज दोनों अस्वस्थ हो गए। टैगोर मार्क्सवादियों की तरह यह आशा नहीं करते हैं कि एक दिन राज्य लुप्त हो जाएगा, बल्कि वे राज्य के परम कार्यों व शक्ति के जमाव की बजाय राज्य शक्ति में कमी व फैलाव चाहते हैं। ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन की तरह वे विश्वास करते हैं कि राज्य लोगों को नैतिक बनाने का ठेका न ले, बल्कि उनके नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करे। टैगोर के अनुसार लोकतंत्र तभी सार्थक हो सकता है जब शासक वर्ग को समाप्त कर दिया जाए और शक्ति का संघर्ष लुप्त हो जाए। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए वे भारतीयों गांवों में
प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पुनरुत्थान चाहते थे। सृजनात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। टैगोर ने व्यक्ति की सृजनात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया, जो उसके आत्म साक्षात्कार में निहित है। वास्तविक स्वतंत्रता पूर्ण जागरण व पूर्ण स्व अभिव्यक्ति का रूप है। मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य को पहचानकर उनका आनंद लेते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है, उसका अंधाधुंध प्रयोग करके नहीं। सकारात्मक स्वतंत्रता का आधार होती है सृजनशील चेतना, द क्रिएटिव स्पिरिट, सामंजस्य तथा नैतिकता। टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध रचना साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ 1920 में कानून व स्वतंत्रता, लॉ एंड लिबर्टी की समस्या का विस्तृत विवेचन करते हुए व्यक्ति में अस्तित्व के दो रूप बताए। प्रथम भौतिक अस्तित्व व दूसरा आध्यात्मिक अस्तित्व। भौतिक अस्तित्व फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये क्या है? यह प्रकृति का अंश है। यह भौतिक जगत के नियमों से बंधा होता है। इसमें व्यक्ति एक समुदाय के अंश के रूप में जीने को बाध्य होता है। यह बंधन का स्रोत है। स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस क्या है? आध्यात्मिक अस्तित्व, यह दिव्य सत्ता का अंश है। यह दिव्य व आध्यात्मिक प्रेरणा का अवलंबित है। व्यक्ति इसमें स्वाधीन जीवन जीता है। बाह्य शक्तियाँ उसे दबा नहीं सकती। यह वास्तविक स्वतंत्रता का स्रोत है। मनुष्य अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता पृथक व्यक्तियों के रूप में प्राप्त नहीं करते, बल्कि समाज के परस्पर आश्रित अंगों के रूप में प्राप्त करते हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द रियलाइजेशन ऑफ मैन 1931 में लिखा है, स्वतंत्रता के विकास का इतिहास मानव संबंधों के उन्नयन का इतिहास है, अर्थात मनुष्य अपने सहचरों के साथ मधुर संबंध स्थापित करके स्वतंत्रता का आनंद उठा सकता है। इसके बाद जो है, टैगोर ने पूर्ण स्वतंत्रता के साक्षात्कार की 4 अवस्था बताई है। व्यक्तित्व की पूर्णता, व्यक्तित्व से ऊपर उठकर समाज में एकात्म, समाज से ऊपर उठकर विश्व के साथ एकात्म, अब विश्व से परे अनंत में विलय होना। व्यक्ति की पूर्णता, व्यक्ति से ऊपर उठकर समाज, देखो व्यक्ति, फिर समाज में एकात्मकता, समाज से भी ज़्यादा विश्व, अब विश्व से भी अनंत। ठीक है, व्यक्ति के बाद समाज, समाज से भी ज़्यादा विश्व के बाद अनंत में विलय होना। उनके अनुसार एक सरल ग्रामीण भी जानता है कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। आत्मा के एकाकीपन से स्वतंत्रता, वस्तुओं के एकाकीपन से स्वतंत्रता। टैगोर को राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित करने के विरोधी थे। उनका सुप्रसिद्ध उद्घोष था, हमें आज के दिन यह नहीं भूलना चाहिए कि वे लोग जिन्हें राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, वे सच्चे रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, वे सिर्फ शक्तिशाली हैं। अधिकारों का सिद्धांत। विवेकानंद की भांति टैगोर भी यह जानते थे कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति तथा समूह दोनों को ही शक्ति का अर्जन करना चाहिए। दास जनित अपमान को स्वीकार कर लेने से मनुष्य के हृदय में विराजमान देवी प्रकाश की ज्योति क्षीण हो जाती है। इन्होंने द कॉल ऑफ ट्रूथ नामक पुस्तक लिखा। मनुष्यों को अपने अधिकारों के संबंध में विवेकानंद की भांति टैगोर भी यह जानते थे कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति तथा समूह दोनों को ही शक्ति का अर्जन करना चाहिए। दास जनित अपमान को स्वीकार कर लेने से मनुष्य के हृदय में विराजमान दैवीय प्रकाश की ज्योति क्षीण हो जाती है। उन्होंने द कॉल ऑफ ट्रूथ
नामक पुस्तक में लिखा कि मनुष्य को अपने अधिकारों के संबंध में भीख नहीं मांगना चाहिए, उसे चाहिए कि वह अपने लिए उनका स्वयं सर्जन करे। वे भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार के समर्थक थे, क्योंकि इसके अभाव में जनता का नैतिक बल क्षीण हो जाता है तथा आत्मा संकुचित हो जाती है। अतः टैगोर ने भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। राष्ट्रवाद का समालोचना। पुस्तक नेशनलिज्म 1970 आध्यात्मिक साहचर्य में विश्वास के कारण टैगोर ने मानव जाति के महान संघ की कल्पना की थी, इसलिए वे राष्ट्रीय नेशनल स्टेट के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं थे। राष्ट्रवाद अलगाववाद, संकीर्णता व अहंकार का पोषण करता है। उग्र राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व युद्धों को बढ़ावा देता है। प्रथम विश्व युद्ध भी यूरोपीय उग्र राष्ट्रवाद का दुष्परिणाम था, इसलिए टैगोर ने इसे दंडात्मक युद्ध कहा। उन्होंने राष्ट्रवाद की तुलना हाइड्रोलिक प्रेस जल शक्ति से चलने वाला दबाव उत्पन्न करने वाला मंत्र से की है, जिसके दबाव अव्यक्त होने के बावजूद पूर्ण प्रभावी होता है। राष्ट्रवाद आधुनिक पूंजीवादी साम्राज्यवादी राज्यों का उद्घोष है। टैगोर ने राष्ट्र को देवता मानकर पूजने का विरोध किया तथा राष्ट्रवाद को संगठित, सामुदायिक और यांत्रिक लोलुपता बताया, जो मनुष्य की सृजनात्मक व आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात करती है। राष्ट्रवाद के कारण टैगोर ने पाश्चात्य सभ्यता को मनुष्य के लिए सबसे घातक बताया है। टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध रचना नेशनलिज्म राष्ट्रवाद में लिखा कि राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति यूरोपीय साम्राज्यवाद का मूल कारण है। पश्चिम के राष्ट्र ऐसे हिंसक जंतुओं के दल थे जिन्हें अपने शिकार की तलाश थी। एशिया व अफ्रीका के लोग राष्ट्रों के रूप में संगठित नहीं थे, अतः वे शांतिप्रिय व अनाक्रामक थे, इसलिए वे पश्चिम के रक्त पिपासु राष्ट्रों की सिद्ध दृष्टि के शिकार हो गए थे। टैगोर अहिंसात्मक व उग्र राष्ट्रवाद के प्रबल विरोधी थे। अपनी महत्वपूर्ण रचना सृजनात्मक एकता क्रिएटिव यूनिटी 1925 के अंतर्गत टैगोर ने लिखा कि विभिन्न राष्ट्र शक्ति के संग है। राष्ट्र अपने बल और कार्यकुशलता को बढ़ाने की लालसा में व्यक्ति को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करता है। वह शिक्षा व प्रसार के विभिन्न साधकों की सहायता से उनके विचारों, भावनाओं व स्वतंत्रता पर निर्णय करता है। आधुनिक राष्ट्र भीड़ मनोविज्ञान का प्रयोग कर जनमानस में आतंक, जनजातीय गर्व व दूसरों के प्रति घृणा का संचार करते हैं। जनमानस भी मानसिक दासता, मेंटल स्लेवरी को सहर्ष स्वीकार कर उदात्त आकांक्षाओं व सकारात्मक स्वतंत्रता का परित्याग कर देते हैं। संश्लेषणात्मक भौतिकवाद की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म। यह संकल्पना संकीर्ण व उग्र राष्ट्रवाद के बजाय अंतर्राष्ट्रीय मानववाद व वसुधैव कुटुंबकम को बढ़ावा देती है। इसमें प्रत्येक मनुष्य अपनी सृजनात्मक प्रतिभा व स्वतंत्रता का विकास कर संकीर्ण राष्ट्रवाद की मानसिक गुलामी से ऊपर उठ संस्कृति व आध्यात्मिक स्तर पर संपूर्ण मानव समाज से अपने को जोड़ लेता है। टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद के अभिशाप से मानवतावाद की मुक्ति का उपाय यह होगा कि राष्ट्रीय भेदभाव की दीवार गिरा दी जाए और मानवीय संबंधों को विश्व स्तर पर परस्पर सद्भावना, सहृदयता और सहयोग के आधार पर फिर से जोड़ा जाए। यही संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकवाद व अंतर्राष्ट्रीयवाद है।
टैगोर अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, पर वे अरविंद की भांति मानव जाति की यांत्रिक एकता के समर्थक नहीं थे। वे सद्भावना, राष्ट्रीय मैत्री, भ्रातृत्व, जातियों तथा संस्कृतियों के हार्दिक मेल मिलाप को स्थापित करना चाहते थे। अपनी पुस्तक नेशनलिज्म में टैगोर ने लिखा कि मैत्री का आदर्श जापानी संस्कृति का मूल है। प्राच्य व पाश्चात्य संस्कृतियों के समन्वय का समर्थन। टैगोर को पाश्चात्य संस्कृति में विद्यमान बुद्धिवाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद तथा अनुसंधान की प्रवृत्तियां पसंद थी, पर उनका संकीर्ण राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी उग्रता तथा हिंसात्मक भौतिकवाद इन्हें पसंद नहीं था। पूर्व की संस्कृतियों के प्रेम, सौंदर्य, सत्य, पवित्रता, सादगी व आध्यात्मिक नैतिकता के तत्वों के प्रति उनका अगाध आस्था थी। अतः वे इन तत्वों को पाश्चात्य तत्वों यथा वैज्ञानिक मानसिकता, न्यायबोध, कानून का सम्मान व अनुशासन के साथ मिलाना चाहते थे। टैगोर का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत को पश्चिम के उदात्त विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर अपनी सामाजिक कुरीतियों को दूर करना चाहिए, पर देश के पुनरुत्थान के नाम पर प्रभुत्व व शक्ति के विस्तार की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। फांसीवाद की आलोचना। 1926 में टैगोर इटली गए थे, पर उन्हें फांसीवाद की उग्रता, हिंसा व साम्राज्यवाद पर आधारित राजनीति व आर्थिक नीतियाँ पसंद नहीं आई। सोवियत साम्यवाद पर विचार। 1930 में टैगोर ने 26 में इटली गए थे और 1930 में टैगोर ने सोवियत संघ की यात्रा की और 26 में इटली गए थे और 1930 में सोवियत संघ की यात्रा की। उन्हें शैक्षणिक पुनर्निर्माण की विशाल योजनाएं, अज्ञान व धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध, नस्ल, रंग व आर्थिक वर्ग विभेद पर समाप्ति के कार्यक्रम बड़े पसंद आए, पर उन्हें रूसी नेतृत्व का अधिनायकत्व, समष्टिवाद तथा क्रूरता पसंद नहीं आई। रूसी दार्शनिक बर्डियेव की भांति टैगोर ने स्वीकार किया कि बोल्शेविकवाद आधुनिक पूंजीवाद की शोषण, विषमता व संग्रह की प्रवृत्तियों के कारण पैदा हुआ है, पर बोल्शेविकवाद व साम्यवाद उनके प्रकार का उपचार है और जैसे तट पर ज्वालामुखी के ताप से बचने के लिए कोई व्यक्ति यथा समुद्र को ही एकमात्र मित्र मान लेता है। टैगोर एवं महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर व मोहनदास करमचंद गांधी दोनों महान विभूतियाँ थीं। दोनों एक दूसरे का आदर व सम्मान करते थे। आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण थे, पर निम्नलिखित मुद्दों पर उसमें वैचारिक मतभेद था। आध्यात्मिक दर्शन। टैगोर उपनिवेशों व कबीर की रचनाओं में प्रतिपादित सर्वेश्वरवादी और सर्वव्यापकता व निराकारता में विश्वास करते थे, जबकि गांधी गीता व तुलसीदास द्वारा रचित आस्तिकवाद में विश्वास रखते थे। जीवन दृष्टिकोण। कवि होने के कारण टैगोर का दृष्टिकोण सौंदर्यात्मक था। उन्हें पाश्चात्य विद्वानों शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और शैली की आत्माओं के साथ आत्मीयता का अनुभव होता था। गांधी नैतिक शुद्धाचारवादी थे। वे दरिद्रता को जीवन का आदर्श मानते थे तथा पाश्चात्य सभ्यता में धूर्त विरोधी थे।
अम्बेडकर की भांति टैगोर भी गांधी की ओढ़ी हुई दरिद्रता पसंद नहीं थी। गांधी की ओढ़ी हुई दरिद्रता पसंद नहीं थी। तो वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था। गांधी जी परंपरागत वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। गांधी जी परंपरागत वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक थे, पर टैगोर का तर्क था कि जाति व्यवस्था के रूप में विकृत हो जाने के कारण वर्णाश्रम व्यवस्था समाज के कार्यात्मक विभेदीकरण के लिए वैज्ञानिक पद्धति नहीं रह गई थी, बल्कि यह समाज में बहिष्कार, अस्पृश्यता व जाति आधारित भेदभाव का साधन बन गई। हालांकि गांधी व टैगोर दोनों अस्पृश्यता के धूल विरोधी थे। 1934 में बिहार में आए भूकंप को गांधी जी ने अस्पृश्यता के पाप के लिए दिव्य दंड कहा, तो टैगोर ने प्रत्युत्तर दिया कि गांधी एक प्राकृतिक व वैज्ञानिक घटना का इस्तेमाल अंधविश्वास व अविवेक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आर्थिक दर्शन। टैगोर को गांधी जी का चरखा अर्थशास्त्र पसंद नहीं था, बल्कि उन्हें सहकारी खेती जैसे रचनात्मक कार्यक्रम पसंद थे। राजनीतिक कार्यक्रम। आध्यात्मिक सिद्धांतवादी, विश्व नागरिकतावादी व अंतर्राष्ट्रीयवादी होने के कारण टैगोर को गांधी के असहयोग, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन पसंद नहीं थे। टैगोर को इन गांधीवादी कार्यक्रमों में संकुचित राष्ट्रवाद, परंपरागत अहंगवाद व अराजकतावाद दिखाई देता था, जबकि गांधी का दृढ़ मत था कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही आवश्यक कर्तव्य है जितना ईश्वर का सहयोग। गांधी के असहयोग आंदोलन के विरोध स्वरूप टैगोर ने लिखा कि इस आंदोलन के पीछे सर्वनाश की एक डरावनी प्रसन्नता है जो अपने श्रेष्ठतम रूप में संन्यास है एवं अपने निकृष्ट रूप में भयानकता का विलासोत्सव है, जिसमें मानव स्वभाव जीवन की मूलभूत वास्तविकता में विश्वास खोकर एक अर्थहीन विनाश का दुष्काम प्रसन्नता प्राप्त करता है। गांधी ने लिखा कि भारतीय राष्ट्रवाद सीमित नहीं है, यह न आक्रामक है न विध्वंसात्मक है। यह स्वास्थ्यवर्धक, धार्मिक तथा मानवीय है। भारत को मानवता के लिए मरने की इच्छा करने से पहले जीना सीखना होगा। चूहे जो बिल्लियाँ के दांतों के बीच स्वयं को विवश पाते हैं, अपने आरोपित त्याग के लिए कोई प्रशंसा नहीं पाते। तो ये कंप्लीट हो गया टैगोर ख़त्म हो गया यहीं पे। और अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरा थिंकर।